हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपके साथ लेके आया हूं अंतर वाले क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर हम इस प्रकार से अंतर पढ़ेंगे कि जैसे कि श्रेणी क्रम और संयोजन में क्या अंतर है, या पूछ लिया जाए द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है, या फिर पूछ लिया जाए आपको वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर क्या है। तो इस अंतर वाले क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में कम से कम 3 क्वेश्चन तो इस प्रकार के आ ही जाते हैं। तो हमें इन अंतर वाले क्वेश्चनों को भी बड़े महत्वपूर्ण तरीके से और ध्यान से पढ़ना होगा, और मैं आपके साथ में अंतर वाले जो बेस्ट क्वेश्चन जो मेरे को लगेगा परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, मैं उन क्वेश्चनों की वीडियो आपके साथ लेके आऊंगा। आइए शुरू करते हैं आज के अंतर वाले क्वेश्चनों के बारे में जो कि परीक्षा की दृष्टिकोण से बड़े ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला क्वेश्चन है, श्रेणी क्रम व समांतर क्रम में अंतर क्या है। तो दोस्तों, आपने विद्युत वाले चैप्टर में श्रेणी क्रम व समांतर बारे में अवश्य पढ़ा होगा। तो इसके अंदर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर पूछे, तो हमें इस अंतरों को इस प्रकार से पढ़ना है कि वो हमें लंबे समय तक याद रहे, परीक्षा की तक तो हमें याद रहे, तो उसको थोड़ा समझ के पढ़ने से आपको ज्यादा याद रहता है। तो दोस्तों, तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम कैसे होगा? तो आप सोच सकते हो कि श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोध कैसे जुड़े होते हैं, इस प्रकार से एक लाइन के अंदर जुड़े होते नहीं होते। तो इसको इन सब के प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस, मतलब सारों को जोड़ देंगे और सारों को जोड़ेंगे तो टोटल प्रतिरोध जुड़ जाएगा, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? अधिकतम होता है, जबकि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला कितना? 1/Rp/1/R1 प्लस 1/R2 डैश डैश 1/Rn। ठीक है ना दोस्तों? तो इस प्रकार का फॉर्मूला लगा के हम क्या ज्ञात करते हैं? समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, और उसका जो प्रतिरोध आता है वो क्या होता है? न्यूनतम आता है। क्या आता है दोस्तों? न्यूनतम आता है। तो आप देख सकते हो कि श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध अधिकतम होता है और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम होता है। तो अधिकतम और न्यूनतम शब्द को याद रखो, ठीक है ना? प्रतिरोध अधिकतम और प्रतिरोध न्यूनतम। दूसरा अंतर क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान रहता है। दोस्तों, आपने दीपावली के अंदर आपने वो देखी होगी लाइट है, जिसके अंदर क्या होता है? हर एक लाइट एक अन्य लाइट से इस प्रकार से जुड़ी होती है, इस प्रकार से जुड़ी होती है, साइड में एक तार आता है। अभी इस एक लाइट फ्यूज हो गई तो दोस्तों ये सारी लाइटें परिपथ टूट गया और सारी लाइटें क्या हो गई? बंद हो गई। तो समझ गए ना? तो इसी में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान रहता है और सभी प्रतिरोध एक ही प्रकार की धारा लेते हैं। कोई बल्ब भले ही कितने ही वॉट का क्यों ना हो, उसके अंदर धारा क्या मिलेगी? समान मिलेगी। जबकि प्रत्येक प्रतिरोध में, किसमें? समांतर क्रम में, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान असमान रहता है। उस प्रतिरोध की आवश्यकता के अनुसार उसको धारा मिलती है। तो हमारे घरों के अंदर जितने भी उपकरण लगे हुए होते हैं और जितने भी प्रतिरोध लगे हुए होते हैं वो सारे के सारे किस क्रम में होते हैं? समांतर क्रम में होते हैं, क्योंकि प्रत्येक उपकरण को अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार उसको क्या चाहिए? धारा चाहिए। तो याद रखना, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान और समांतर क्रम में धारा का मान असमान। फिर नेक्स्ट देखो, प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर समान। तो दोस्तों, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होते हैं उनके विभवांतर क्या है? भिन्न। क्या है? विभवांतर भिन्न। तो प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर भिन्न होता है। दोस्तों, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर क्या होता है? भिन्न, जबकि समांतर क्रम में प्रतिरोधों के मध्य विभवांतर समान होता है। विभवांतर क्या होता है दोस्तों? समान होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोधों का पहला सिरा व अंतिम सिरा बैटरी से जुड़ा होता है। मतलब दोस्तों ये समझ सकते हो कि ये प्रतिरोध होते हैं इस प्रकार का, ये पहला सिरा इसका मान लो ये बैटरी से जुड़ा है और इसका भी अंतिम सिरा ये भी आगे किससे जुड़ा है? बैटरी से। तो प्रतिरोध का पहला सिरा और प्रतिरोध का ये अंतिम सिरा दोनों किससे जुड़े होते हैं? बैटरी से जुड़े होते हैं। ये हो गए। इसमें क्या? इसमें सभी प्रतिरोधों के सिरे एक बिंदु पर आकर जुड़े होते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो, इसमें मान लो 3 प्रतिरोध हैं जो कि समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो पहले कहाँ जुड़ेंगे? तीनों एक बिंदु पर आके जुड़ेंगे, फिर बैटरी से जुड़ेंगे। तो आप ये भी समझ सकते हो कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का पहला सिरा व अंतिम सिरा बैटरी से जुड़ा होता है, जबकि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों का सिरा एक बिंदु पर आकर पहले जुड़ता है, उसके बाद बैटरी से जुड़ता है। तो ये याद रखोगे दोस्तों, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के अंदर अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, और ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रश्न को आप पक्का याद कर लेना, बहुत ही चांस ज्यादा है इस परीक्षा के अंदर आने का। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? इसका किरण आरेख बनाइए। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण क्या होता है? कलर, वर्ण यानी क्या होता है? कलर, रंग, उसका विक्षेपण यानी बिखरना। तो एक प्रकाश की किरण आती है, वो कैसे रंग की होती है? सूर्य की प्रकाश की किरण कैसे रंग की होती है? व्हाइट लाइट होती है, श्वेत रंग की होती है। सूर्य की प्रकाश की किरण कैसी होती है?
श्वेत रंग की होती है, लेकिन जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं उस किरण को तो वो अलग अलग कलरों के अंदर फैल जाती है। आपने कभी आकाश के अंदर इंद्रधनुष देखा होगा, तो वो भी इस प्रकार से फैलता है। तो देखते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं किसे हैं। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण, सूर्य की कैसी दोस्तों, श्वेत, सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, श्वेत होता है। तो श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है। सूर्य की श्वेत, यहाँ से सूर्य मान लो दोस्तों, ये सूर्य इधर, और सूर्य की श्वेत किरण है जो कहा जा रही है प्रिज्म के अंदर। तो सूर्य की श्वेत किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो आधार की ओर झुक जाती है। दोस्तों ये प्रिज्म का क्या है, आधार है। तो सूर्य की प्रकाश की किरण जैसे ही प्रिज्म की ओर जाती है तो आधार की ओर झुक जाती है, नीचे की ओर झुक जाती है और झुककर विभिन्न रंगों के अंदर स्पेक्ट्रम बनाती है। और ये जो इस प्रकार के विभिन्न रंगों का स्पेक्ट्रम बनाती है, 7 कलरों का, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो विभिन्न रंगों का स्पेक्ट्रम बनाती है जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये 7 रंगों में विभाजित होती है। कितने रंगों में विभाजित होती है, 7 रंगों के अंदर विभाजित होती है। जो पहले एक कलर होता है व्हाइट लाइट, जैसे हम उसको प्रिज्म से अंदर से गुजारते हैं तो वह 7 कलरों के अंदर अलग अलग विभाजित हो जाती हैं। तो दोस्तों याद रखना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, सीधी सी बात है, सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण जैसे ही प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अलग अलग कलरों के अंदर विभाजित हो जाती है, अलग अलग कलरों के अंदर स्पेक्ट्रम बनाती है, जिसको हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। तो आपको इस प्रकार से परिभाषा लिखनी है, साथ में इस प्रकार से प्रिज्म बनाना है और प्रिज्म के अंदर व्हाइट लाइट डालनी है और फिर उसके अंदर इस प्रकार से आप 7 छोटे छोटे कॉलम बना दीजिएगा और साथ में लिख लेना। और याद भी रखना है सीरीज वाइज कलर को कैसे, सबसे नीचे कौन सा होता है, बैंगनी, उसके ऊपर कौन सा होता है, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है ना दोस्तों, इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, बेजानी हापी नाला, याद रख सकते हो, 2 3 4 बार बोलोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बेजानी हापी नाला, बे यानी बैंगनी, जानी जामुनी, नी यानी नीला, हा यानी हरा, पी यानी पीला, ना यानी नारंगी, ला यानी लाल। तो ऐसे नीचे से है, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे से नीचे से लिखना है, बेजानी हापी नाला। सबसे नीचे कौन सा होगा, बैंगनी, सबसे ऊपर कौन सा होगा, लाल। और पूछ लिया जाए छोटे प्रश्नों के अंदर कि सबसे कम विक्षेपण, सबसे कम विचलित किरण कौन सी है, रेड है दोस्तों, सबसे कम विचलन है, इसका देखो थोड़ी सी मुड़ी है। और सबसे ज्यादा कौन मुड़ी है, बैंगनी। तो अधिक विचलन किसका है, बैंगनी का, ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इसका किरण आरेख बनाई, ये आपको समझ में आया होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद भी करना है, इस प्रकार से आपको परीक्षा के अंदर भी लिखना है ताकि आपको पूरे नंबर मिले। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों, द्विखंडन और बहुखंडन का अंतर लिखो। दोस्तों पहला एक अंतर तो आपको सीधा शब्दों से पता चल रहा है, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन मतलब एक जीव के कितने खंडन हो सकते हैं, अगर वो जनन करता है टूट के अलग अलग भागों के अंदर, तो इस खंडन से कितने खंडन बनेंगे, 2 बनेंगे। इसके कितने बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे, बहुखंडन बनेगा। तो एक शब्दों से ही एक अंतर तो आपको पता चल चुका होगा। पहला प्रश्न है द्विखंडन, इसमें केंद्रक 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होता है। सिंपल सी बात है, जैसे अमीबा को अगर जनन के द्वारा नए अमीबा बनाना है तो क्या करेगा, अपने धीरे धीरे अपने शरीर को, अपने केंद्र को कितने भागों में बांट लेगा, 2 भागों में बांट लेगा। वो भी कैसे, सिस्टम वाइज बांटता है, ठीक है ना, ऐसे कोई नहीं दुर्घटनावश के तोड़ दिया और बंट गया, नहीं, वो एक सिस्टम वाइज उसका जो तरीका होता है उससे वो बढ़ता है। तो उसमें केंद्रक 2 पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होता है। इसका मतलब है कि वह अमीबा अपने शरीर 2 भागों में बांट लेता है तथा 2 अमीबा को बना लेता है। इसमें केंद्रक अनेक संतति केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। इसमें केंद्रक अनेक संतति केंद्रकों में विभाजित हो जाता है, मतलब इसमें 2 ही बनते हैं, एक केंद्रक से 2 ही केंद्रक बनते हैं, मतलब एक जीव से 2 ही नए जीव बनते हैं। जबकि इसमें एक जीव से बहुत सारे, एक साथ बहुत सारे जीव बन सकते हैं, जिसकी हम संख्या नहीं बता सकते। बहुखंडन मतलब बहुत सारे बन सकते हैं, 2 3 4 10 15 20 25 कितने भी हो सकते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों के अंदर होता है, ये मतलब सिस्टम वाइज तरीके से होता है। जबकि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थिति मतलब समझ रहे हो, जैसे कि इसके जो अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, प्रतिकूल परिस्थितियां, कैसी दुर्घटनावश कोई टूट गया, कोई भी जीव है उसके दुर्घटनावश कोई टुकड़े हो गए बहुत सारे और प्रत्येक टुकड़ा नए जीव का निर्माण कर दिया, तो ये उसमें होता है प्रतिकूल परिस्थितियों में। जबकि अनुकूल परिस्थितियों के अंदर संपन्न होता है। इसका उदाहरण है जैसे कि अमीबा है, लेशमानिया, ये इसके उदाहरण है जिसमें प्रत्येक जीव अपने 2 नए जीवों के अंदर विभाजित हो जाता है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे कि प्लाज्मोडियम, जिसमें के अंदर बहुखंडन क्या पाया जाता है, जनन पाया जाता है। तो आपके इसमें छोटे प्रश्न भी पूछ सकता है कि निम्न में से किसके अंदर बहुखंडन पाया जाता है, तो ऑप्शन दे दिया तो उसमें आ जाएगा प्लाज्मोडियम। तो आपको ये भी याद रखना है। और द्विखंडन किसमें पूछ लिया जाता है, अमीबा, लेशमानिया, तो ये आपके उदाहरण आ जाए आपके ऑप्शन में, तो आप इसको भी राइट कर सकते हो। तो द्विखंडन में 2 नए जीव बनते हैं, बहुखंडन में बहुत सारे नए जीवों का निर्माण होता है। ये अनुकूल परिस्थिति में होता है, ये प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर होता है। इसका उदाहरण है अमीबा, लेशमानिया, इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए।
वायु श्वसन किसे कहते हैं? सिंपल सी बात है, एक शब्द से तो एक सीधी सी बात से आपको पता चल रहा है वायु श्वसन और अवायु श्वसन। मतलब जो वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है, अवायु श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। वायु में क्या होती है? ऑक्सीजन। तो वायु में वही चीज होगी जो ऑक्सीजन को ही तो लेगा। तो समझ सकते हो वायु श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो वायु श्वसन जो वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है, ठीक है ना। अवायु श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, या फिर बोलोगे वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो पहला अंतर ये इसमें लिखोगे वायु श्वसन मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वह प्रकरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको हम बोलते हैं अवायवीय श्वसन। दूसरा है इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज पूर्ण तरीके से टूट जाता है, पूर्ण रूप से ऊर्जा का निर्माण करता है। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण रूप से ग्लूकोज टूटता नहीं, पूर्ण रूप से ऊर्जा नहीं बनती। अब पूर्ण ऑक्सीकरण होगा तो ऊर्जा भी क्या मिलेगी? अधिक मिलेगी। सीधी सी बात है, जिसका पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ या ग्लूकोज पूर्ण रूप से टूटा, इसका मतलब ऊर्जा भी क्या मिली? हमें अधिक मिली। इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, पूर्ण रूप से नहीं टूटा, इसका मतलब ऊर्जा भी हमें क्या मिली? कम मिली। तो दोनों याद रख सकते हो। जिसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ उसमें ऊर्जा अधिक मिली, जिसके अंदर अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ तो उसमें ऊर्जा कम मिली। और अंत में क्या बनता है? इसमें CO2 और H2 बनता है। अंत में अंतिम उत्पाद क्या बनता है? CO2 प्लस H2O, साथ में ऊर्जा बनती है। इसके अंदर क्या बनता है? अंत में CO2 प्लस C2H5O। ये हमें C2H5O इथेनॉल बनता है। क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। C2H5OH बनता है। इस क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ये क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जबकि ये क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है। तो दोस्तों ये कोशिका का चित्र है, कोशिका के बाहर केंद्र के, और केंद्र के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये क्रिया जो ऑक्सीजन जो वायवीय क्रिया ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है, जबकि अवायवीय श्वसन है जो क्रिया यहाँ कोशिका द्रव के अंदर संपन्न होती है। नेक्स्ट अंतर है सामान्य ये क्रिया सभी जीवों के अंदर होती है। सामान्यतः ये क्रिया सभी जीवों के अंदर होती है, जबकि ये क्रिया जीवाणु और कवक जैसे विशेष जीवों के अंदर संपन्न होती है। जैसे कि अल्कोहल बनाने के अंदर, ब्रेड बनाने के अंदर, और जैसे कि खम्मण वगैरह ऐसे बनाते हैं ना, तो इस प्रकार के पदार्थों के अंदर इस प्रकार यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव होता है, उसको उपयोग में लिया जाता है, जो कि अवायवीय श्वसन की उपस्थिति में क्रिया करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके अंदर ये जो 4 प्रश्न मैं आपके साथ लेके आया हूँ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपको समझ में आए होंगे, और साथ में 1-2 बार आप इसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। और ऐसे अच्छे प्रश्न लाने के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करिएगा, जिससे हम और अच्छे मोटिवेट हो और आपके लिए मेहनत करके और अच्छी वीडियो आपके साथ लेके आए। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।